बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स और बीमारियां फैलने की वजह से लोग मरने लगे थे। लेकिन पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर कई लोगों ने मिलकर अपनी बस्ती बसा ली थी, जैसे कि शिकागो सिटी में रहने वाले बहुत ही पुराने लोगों की तरह। इसीलिए पृथ्वी पर मौजूद बचे हुए सभी लोग उसी सिटी के अंदर जाकर रहने लगे थे। कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स उनका कुछ बिगाड़ ना पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी सिटी के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना ली थी। ये दीवारें हर टाइप के डिजास्टर्स को सहन कर लेती थी, यानी कि जो भी लोग इस सिटी के अंदर मौजूद हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के अंदर भी चेंजेस होने लगे। दरअसल अब जो भी इस नई बनाई गई सिटी के अंदर रहता था, हर इंसान के अंदर एक न एक एबिलिटीज मौजूद थी और इसी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग सभी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। दरअसल ये ग्रुप शांति बनाए रखने के लिए होता है, जिससे कि सभी लोग एकजुट होकर मिल के रहें। शहर में टोटल 5 अलग अलग ग्रुप्स मौजूद थे। एक ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था और सारी टेक्नोलॉजी के मामले वही संभालते थे। दूसरा ग्रुप वहाँ पर खेती करके खाने पीने का इंतजाम करता और वो बहुत ही ज्यादा शांत रहते। तीसरा ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं, वो पुलिस वालों की मदद करते थे इस पूरे सिटी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। चौथे ग्रुप में वो लोग होते हैं जो लोगों की मदद बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे, उन्हें अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन एक लास्ट ग्रुप ऐसा होता है जिन्हें की कम्युनिटी से अब बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके पास कोई भी एबिलिटीज ही नहीं मौजूद थी। वो एकदम गरीबों की तरह शहर में घूमते रहते, साथ ही साथ वो सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। अब हमें उस पूरे कम्युनिटी के हेड मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो उन्हें रूल एंड रेगुलेशंस बता रहे थे। उन्हीं में से एक का नाम एंड्रयू होता है। एंड्रयू बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को गाइड करता और उन्हें एक साथ रहने की प्रेरणा देता। अब हमें यहाँ घर पर एंड्रयू की वाइफ नेटेलिया दिखाई जाती है। दरअसल नेटेलिया अपनी बेटी बेलेट्रिक्स को एक एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ये एक ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट था जिसे कि हर 16 साल के होने वाले बच्चों को देना पड़ता है। दरअसल इस टेस्ट में बच्चों पर थोड़े एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया जाएगा कि वो किस ग्रुप के लायक हैं और उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज मौजूद हैं। बेलेट्रिक्स थोड़ा सा नर्वस रहती है, लेकिन नेटेलिया ने उसे हिम्मत दिलाई कि तुम जरूर अच्छा परफॉर्म करोगी। इसीलिए अब बेलेट्रिक्स बाकी बच्चों की तरह निकल पड़ी थी अपना टेस्ट देने के लिए। बेलेट्रिक्स का एक भाई भी होता है जिसका नाम कोलैब था। वो दोनों मिलकर अब बाकी बच्चों के साथ लाइन में खड़े हो गए थे जो चुने जा रहे थे अलग अलग ग्रुप्स में। हालांकि सारे मेंटर्स ने ये भी बताया कि अगर तुम सब अपने मन से किसी ग्रुप में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन ग्रुप में जाने के बाद तुम्हें वो एबिलिटी अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी और अगर एक बार सेलेक्ट हो गए तो कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन कोलैब और बेलेट्रिक्स ने डिसीजन लिया कि वो टेस्ट देकर प्रॉपर मैनर में ग्रुप में चुने जाएंगे। इसीलिए बेलेट्रिक्स चली गई थी लेबोरेटरी के अंदर जहां उसका अलग अलग टेस्ट लिया जा रहा था। बेलेट्रिक्स ने तो सारे के सारे टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किए और अब एक फाइनल टेस्ट लिया जाता है जहां पर उनकी बॉडी में एक अजीब तरीके का सीरम डालकर चेक किया जाएगा कि उनकी बॉडी के अंदर किस ग्रुप के लिए एबिलिटीज मौजूद हैं। जैसे ही एक डॉक्टर बेलेट्रिक्स के बॉडी स्ट्रक्चर को चेक करती है तब वो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, क्योंकि बेलेट्रिक्स के अंदर एक ग्रुप की एबिलिटी नहीं बल्कि 3 ग्रुप की एबिलिटीज एक साथ मौजूद थी और ऐसा बहुत रेयर होता है। किसी भी बच्चे में अगर एक से ज्यादा ग्रुप की एबिलिटीज हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाते थे और अगर ये बात मेंटर्स को पता चल गई तब वो बेलेट्रिक्स को एक अलग ही जगह पर भेज देंगे। इसीलिए डॉक्टर बेलेट्रिक्स से बार बार कहती है कि तुम इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी मत बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बेलेट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके बॉडी में है क्या, आखिर 3 ग्रुप्स की एबिलिटी एक साथ होना गलत क्या है। पर फिर भी बेलेट्रिक्स डॉक्टर की बात मानकर अपने उस रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं बताती, यहाँ तक कि अपने भाई कोलैब को भी नहीं। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये बात पता चलने के बाद मेंटर्स उसे उसकी फैमिली से अलग कर दें, इसीलिए बेलेट्रिक्स अपना मुंह बंद ही रखती है। अब वो समय आ चुका था जब सारे बच्चों का रिजल्ट अनाउंस होगा और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेलेट्रिक्स जो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ आई हुई होती है, उसके सामने जेन नाम की एक लीडर आ चुकी थी जो सबसे पहले ग्रुप की मेंबर होती है। जेन तो बेलेट्रिक्स को कह रही थी कि तुम्हें शायद हमारे ग्रुप में आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है। लेकिन बेलेट्रिक्स को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब थोड़ी देर बाद सारे बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करके उन्हें ग्रुप में ट्रांसफर करना शुरू भी कर दिया गया। बेलेट्रिक्स के भाई कोलैब को उस इंटेलिजेंट ग्रुप में डाला जाता है जो कि एक्सपेरिमेंट किया करते थे और वहीं दूसरी तरफ बेलेट्रिक्स को उन बहादुरों के ग्रुप में डाला जाता है जो देश की सेवा करते थे। बेलेट्रिक्स बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसने ये ग्रुप चूज करके अच्छा किया कि नहीं, क्योंकि वो अपने पूरे एबिलिटीज के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। साथ ही साथ उस डॉक्टर ने भी बेलेट्रिक्स का पूरा डेटा चेंज कर दिया होता है जिससे कि किसी को भी बेलेट्रिक्स के बारे में पता ना चल सके। अब बेलेट्रिक्स को उन वॉरियर्स के ग्रुप में शामिल कर लिया गया था जो
बहुत ही ज्यादा बहादुर और पूरे सिटी की रक्षा किया करते थे। इतने सारे लोगों के साथ बेलेट्रिक्स कई समय बाद आई हुई होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस थी। अब फिलहाल के लिए उस पूरे ग्रुप को छोटा सा टास्क दिया गया कि वो सब जल्द से जल्द ट्रेन में बैठकर एक बहुत ही ऊंचाई की बिल्डिंग पर कूद जाएं। बेलेट्रिक्स तो सारे वॉरियर के साथ लगातार एक ग्राउंड पर आ गई और लगातार भागने लगी। सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो चुके थे कि बेलेट्रिक्स एक लड़की होने के बावजूद भी उनसे तेज भाग रही है। बेलेट्रिक्स ने तो सबसे पहले ट्रेन पकड़ ली और उसके अंदर चली गई। बाकी सब पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन बेलेट्रिक्स ने तो बिना डरे बिल्डिंग के ऊपर जंप भी लगा दिया, जिसे कि कई सारे लोग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे। एक एक करके सभी वॉरियर्स उस बिल्डिंग के टॉप पर जमा हो जाते हैं। अब एरिक नाम का उनके ग्रुप का एक मेंटर सभी को बता रहा था रूल्स के बारे में। वो कह रहा होता है कि तुम भले ही इस ग्रुप में शामिल हो चुके हो, लेकिन तुम सभी को अच्छा परफॉर्म करना होगा और इसकी ट्रेनिंग आज से ही चालू हो चुकी है। एरिक अब सारे न्यू मेंबर से कह रहा था कि तुम सभी को बिना इस दीवार के नीचे देखे जंप करना है और इस दीवार के निचले हिस्से पर पानी हो सकता है और पत्थर भी। ये तुम्हारे लक के ऊपर है कि तुम जिंदा रहोगे या फिर पहले ही दिन मारे जाओगे। ये सारी बातें सुनकर तो सभी वॉरियर्स काफी डर जाते हैं, लेकिन बेलेट्रिक्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, इसीलिए वो आगे आकर पहले जंप करने का डिसाइड करती है। बेलेट्रिक्स ने तो नीचे देखा ही नहीं और डायरेक्टली कूद गई, पर नीचे की तरफ कोई पानी या फिर पत्थर नहीं होते, बल्कि वहाँ पर तो नेट्स लगाए गए थे, जिससे कि बेलेट्रिक्स बच गई। बेलेट्रिक्स को फोर नाम का एक आदमी वहाँ से बाहर निकालता है। फोर भी थोड़ा सा चौंक गया था बेलेट्रिक्स की इन एबिलिटीज को देखकर। वो तो उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर कौन से ग्रुप की एबिलिटी मौजूद थी, लेकिन बेलेट्रिक्स ने झूठ बोलते हुए ये कहा कि मेरे अंदर इसी ग्रुप के लिए एबिलिटी मौजूद थी और मैं बहुत पहले से यही ग्रुप में आना चाहती हूँ। फोर को बेलेट्रिक्स की बातों पर भरोसा हो जाता है, इसीलिए वो बाकी मेंबर्स को नीचे कूदने के लिए कह रहा था। सभी एक एक करके नेट के ऊपर कूदने लगे थे, जिसके बाद फोर और एरिक बाकी नए मेंबर्स को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। ये उनके ग्रुप का हेडक्वार्टर था, जहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज किया करते, यानी कि ट्रेनिंग करना और बाकी प्लानिंग बनाना। इससे उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग रहती थी और वो सब आगे बढ़ते थे। बेलेट्रिक्स की तो उन सभी लोगों में क्रिस्टीना नाम की एक लेडी से दोस्ती हो गई थी, जिसके साथ वो हमेशा ही रहा करने लगी। बेलेट्रिक्स और बाकी मेंबर्स तो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी है नहीं। अब यहाँ एरिक और फोर बाकी मेंबर्स को बताते हैं कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस ट्रेनिंग में जैसा तुम सब परफॉर्म करोगे उसी हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और जो भी प्लेयर सबसे लास्ट पोजीशन पर होगा तो उसी ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि उस मेंबर को घर पे ना भेज के वो सभी लोग उस मेंबर को एक ऐसी जगह पर भेजेंगे जहाँ पर वो किसी से नहीं मिल सकता, और यही पूरे सिटी का रूल है, क्योंकि अगर कोई मेंबर किसी ग्रुप के लिए एकदम परफेक्ट नहीं होता है तो उसे इस सिटी से ही बाहर निकाल दिया जाता था। ये सिटी के सख्त नियमों में से एक होता है, जिसे कि सभी को फॉलो करना ही होगा। अब ये बातें सुनकर बेलेट्रिक्स को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिलहाल के लिए सारे मेंबर्स अपने कपड़े चेंज करके उस जगह पर आ गए जहाँ बाकी टीम के मेंबर्स रहा करते थे। बेलेट्रिक्स की दोस्ती क्रिस्टीना के साथ साथ और भी कई लोगों से हो गई। फोर भी सारे प्लेयर्स को बता रहा था कि तुम्हें ये ट्रेनिंग सीरियस लेनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्रिस्टीना को तो ये बात सुनकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। अगले दिन से ही उन सभी की बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। क्रिस्टीना भी अपना 100% दे रही थी, लेकिन वो अभी भी नर्वस होती है, जिसका सीधा असर उसके परफॉर्मेंस पर पड़ रहा था। उन सारे नए मेंबर्स को कॉम्बैट फाइटिंग के साथ साथ गन चलाना भी सिखाया जाता है और अपने हर एक परफॉर्मेंस पे उन्हें पॉइंट्स मिल रहे थे, जिससे कि उन्हें स्कोर बोर्ड पर रैंक किया जाएगा। एरिक और फोर भले ही दिखने में सिंपल दिखते हों, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पर वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते थे। सारे प्लेयर्स अपना 100% दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लास्ट नहीं आना होता। लेकिन हमें यहाँ पर देखने मिला कि बेलेट्रिक्स, जिसके अंदर 3 एबिलिटीज मौजूद थी, वो ट्रेनिंग के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। शायद उसके अंदर एक डर बैठ गया है जो उसे अच्छे से परफॉर्म करने नहीं दे रहा। बेलेट्रिक्स को तो निशाना लगाने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी, और अब यहाँ एरिक बेलेट्रिक्स को एक लड़की से फाइट करने के लिए कहता है। बेलेट्रिक्स शुरुआत में उससे अच्छे से फाइट कर रही थी, लेकिन एंड में आते आते उसे काफी ज्यादा चोट लगने के कारण वो हार जाती है। अब यहाँ ट्रेनिंग करते हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। वो समय भी आ जाता है जब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन सभी को पॉइंट्स दिए जाएंगे और उस हिसाब से रैंक किया जाएगा। स्कोर बोर्ड पर सभी के नाम आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सबसे लास्ट नाम बेलेट्रिक्स का था। बेलेट्रिक्स ये चीजें देखकर बहुत ही
ज्यादा डर गई और अब उसे लगने लगा था कि ये लोग उसे घर पर ना भेजकर इस सिटी के बाहर भेज देंगे, जहाँ शायद सबसे खतरनाक माहौल और पॉल्यूशन होगा। लेकिन फिलहाल के लिए एरिक और फोर ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि लास्ट मेंबर्स को भी कुछ बफर टाइम दिया जाएगा जिसमें कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्रिस्टीना बेलेट्रिक्स को लेकर एक पार्टी हाउस में आती है। उस पार्टी हाउस के अंदर बेलेट्रिक्स उस डॉक्टर को भी देख रही थी जिसने कि उसका चेकअप किया होता है। बेलेट्रिक्स उससे पूछने लगी कि आखिरकार मेरे बॉडी में जो 3 एबिलिटीज मौजूद हैं उससे इन कम्युनिटी वालों को क्या मतलब। तब जाकर वो डॉक्टर बता रही थी कि अगर तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में कम्युनिटी मेंबर्स को पता चल गया तब तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी मेंबर्स उन लोगों से बहुत ही ज्यादा डरते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते, और तुम्हारे पास 3 एबिलिटीज है जिसे कि तुम्हें इम्प्रूव करना होगा, इसीलिए तुम्हें अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। बेलेट्रिक्स को तो थोड़ी बातें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो किसी से डिस्कस ही नहीं करती। लेकिन फिलहाल के लिए वो अपनी ट्रेनिंग डबल कर लेती है। उसे किसी भी तरीके से स्कोर टेबल में आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली से दूर हो जाएगी। बेलेट्रिक्स सभी के जाने के बाद भी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करती है कि फोर उसे देखता ही रह गया था। हालांकि फोर अभी तक बेलेट्रिक्स से अच्छे से बात नहीं करता। बेलेट्रिक्स कुछ ही दिनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी, लेकिन अभी भी वो स्कोर टेबल के रेड लाइन के अंदर होती है। उसे रेड लाइन के ऊपर जाना होगा तभी वो सेफ रहेगी। बेलेट्रिक्स के बाकी लोगों से इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के कारण फोर तो उससे पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटीज हैं, पर बेलेट्रिक्स फिर से झूठ कहती है कि मैं एक ही एबिलिटी की मालिक हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अब एक दिन यहाँ पर न्यू जॉइनी एरिक की बात नहीं मानता, इसीलिए एरिक उस लड़के को सजा देने के लिए सामने खड़ा कर देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर चाकू मारकर ट्रेनिंग देने वाला था। बेलेट्रिक्स जो सामने मौजूद थी वो ये सारी चीजें देख रही होती है और उसे समझ गया था कि ये गलत है, इसीलिए वो एरिक को रोकती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। एरिक अब बेलेट्रिक्स पर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए उसने लड़के को हटाकर बेलेट्रिक्स को सामने खड़ा कर दिया और फोर को कहा कि तुम इसके ऊपर 3 नाइफ मारो। एरिक फोर का सीनियर था, इसीलिए फोर को ये काम तो करना ही पड़ेगा। वो निशाना लगा के बेलेट्रिक्स के चारों तरफ मार देता है, लेकिन एक लास्ट नाइफ उसके कान पर लग गया था, जिससे कि बेलेट्रिक्स को थोड़ी सी चोट लगी थी। सभी के जाने के बाद फोर बेलेट्रिक्स से माफी मांग रहा था और वो बताता है कि एरिक ये सारी चीजें जानबूझकर करता था, क्योंकि उसे सारे ग्रुप्स के बीच में अपना दबदबा जो बनाना है, वो चाहता है कि सभी लोग उसे अपना लीडर बनाएं। लेकिन मुझे एरिक के अंडर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बेलेट्रिक्स अपने सारे दोस्तों के साथ अपने अड्डे पर वापस आ गई थी, लेकिन तभी दूसरे ग्रुप की लीडर जिसका नाम जेन था वो उन्हें दिखाई देती है। जेन कुछ लोगों के साथ उनके हेडक्वार्टर में आकर एक सीक्रेट चैम्बर में चली गई थी। बेलेट्रिक्स के साथी तो एक दूसरे से बातें करने लगे थे कि शायद जेन यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के लिए आई है और वो डाइवर्जेंट एबिलिटी रखने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। दरअसल डाइवर्जेंट उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास एक से ज्यादा एबिलिटीज मौजूद होती हैं, और वो बदकिस्मती से बेलेट्रिक्स ही है। बेलेट्रिक्स ये सुनकर एकदम शॉक हो गई और थोड़ा सा डरने लगी। फिलहाल के लिए वो इन सारे बातों को छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रही थी और धीरे धीरे वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर बेलेट्रिक्स उस रेड लाइन के ऊपर आ जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से सेफ थी। लेकिन एरिक अभी भी बेलेट्रिक्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। उसने बेलेट्रिक्स को बुलाया और पीटर नाम के एक आदमी से फाइट करने के लिए कहा। अब यहाँ फोर बेलेट्रिक्स को अलग अलग टेक्निक बताता है कि वो किस तरीके से इस मैच को जीत सकती है। हालांकि शुरुआत में बेलेट्रिक्स ने उन्हीं सारे वेज को फॉलो किया, लेकिन फिर वो अपनी जोन में चली गई और पीटर के ऊपर अलग अलग तरीके से हमला करने लगी। पीटर जो उनके ग्रुप का सबसे बेस्ट फाइटर था, वो बेलेट्रिक्स को मार मार कर बेहोश कर देता है। वो ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि बेलेट्रिक्स एक लेडी है और उसके ऊपर रहम किया जाए। बेलेट्रिक्स तो फाइट हारने के बाद वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसका इलाज किया जा रहा था। यहाँ क्रिस्टीना ने बेलेट्रिक्स को बताया कि हम सब वॉर जोन में जा रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि एरिक ने गुस्से में आकर तुम्हें इस गेम से निकाल दिया है। पर बेलेट्रिक्स इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे भी वॉर गेम्स खेलने थे। जब सारे मेंबर्स ट्रेन में बैठकर जा रहे होते हैं तभी बेलेट्रिक्स अपने बेड पर से उठकर लगातार ट्रेन की तरफ भागने लगी, क्योंकि वो भी वॉर गेम खेलना चाहती थी। फोर ने जब बेलेट्रिक्स को भागते हुए देखा तब वो उसे हाथ देकर अंदर खींच लेता है। अब यहाँ बेलेट्रिक्स के कॉन्फिडेंस और उसके ना डरने वाली एबिलिटी को देखकर एरिक ने उसे गेम में खेलने का मौका दे दिया था। वो सब अब जल्द से जल्द एक वॉर जोन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें 2 टीमों में डिवाइड किया जाएगा। पहली टीम थी एरिक की और दूसरी टीम थी फोर की। फोर ने तो बेलेट्रिक्स और क्रिस्टीना दोनों को ही अपनी टीम में शामिल कर लिया होता है। दरअसल गेम ये था कि दोनों टीमों को एक दूसरे से पहले अपोजिट टीम का फ्लैग पूरे एरिया में ढूंढना है। जो भी सबसे पहले फ्लैग ढूंढ लेगा वो टीम जीत जाएगी।
और अब पूरी टीम उस जगह पर फैलकर अपना फ्लैग लगा देती है। फोर तो अपनी टीम मेंबर से पूछ रहा था कि आखिर हम शुरुआत कहां से करें। तभी बेलेट्रिक्स की नजर एक बहुत ही बड़े झूले पर जाती है। बेलेट्रिक्स को लग रहा था कि ज्यादा ऊंचाई से यहाँ की सारी चीजें अच्छे से दिखेंगी, इसीलिए वो लगातार उस झूले के ऊपर चढ़ने लगी। फोर को भी बेलेट्रिक्स के इस प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। दोनों जल्द से जल्द उस झूले की एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं। अब चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद बेलेट्रिक्स को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये और कोई नहीं बल्कि अपोजिट टीम का फ्लैग होता है जो एक चर्च के ऊपर रखा गया था। इसीलिए अब बेलेट्रिक्स और फोर अपनी टीम लेकर जल्द से जल्द उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। हालांकि उस फ्लैग को दूसरी टीम वाले प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी बेलेट्रिक्स और उसके सभी साथी उन सभी लोगों को बेहोश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और अब बेलेट्रिक्स ने तो अपोजिट टीम का फ्लैग हासिल भी कर लिया था, जिससे कि उनकी टीम जीत जाती है। लेकिन एरिक का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ चुका था। वो अपनी हार का बेलेट्रिक्स से बदला जरूर लेगा। अब अपने हेडक्वार्टर में वापस लौटने के बाद जब बेलेट्रिक्स काम कर रही थी, तभी वहाँ पर बेलेट्रिक्स की मदर नेटली आ जाती है। दरअसल वो छुपकर अपनी बेटी से मिलने आई थी। दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन बेलेट्रिक्स की मदर उसे एक इम्पोर्टेंट बात बता रही थी कि अब उन्हें भी पता चल चुका है कि तुम एक डाइवर्जेंट हो। पर नेटली अपनी बेटी को समझा रही थी कि तुम्हें ये सारी चीजें कम्युनिटी मेंबर से छुपा कर रखनी पड़ेगी। भले ही तुम उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग में छुपा सकती हो, लेकिन जब मेंटल ट्रेनिंग होगी तो तुम्हें इस पर काफी जोर देना पड़ेगा। और शायद एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम अपनी एबिलिटीज को छुपा नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी इमोशन पर काबू रखना पड़ेगा। नेटली अपनी बेटी से इतने दिनों बाद मिलकर काफी खुश हो गई थी, बट अब उसे जाना होगा। नेटली वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। अब यहाँ बेलेट्रिक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ चुका था। उसे नहीं पता कि मेंटल ट्रेनिंग में उसके साथ क्या कराया जाएगा और उसका रिजल्ट क्या हो सकता था। अब अगले दिन ही सारे स्टूडेंट्स की मेंटल ट्रेनिंग ली जा रही थी। बेलेट्रिक्स को भी इसमें शामिल किया गया और उसके बॉडी में एक सीरम डाल देते हैं, जिससे कि बेलेट्रिक्स को अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। दरअसल मेंटल ट्रेनिंग इसी तरीके से की जाती थी जिसमें ये पता लगाया जाता है कि अपने विजन्स के अंदर खुद को बचाने के लिए वो मेंबर कौन सी ताकतें यूज करता है, और यही ताकतें डिसाइड करती थी कि उनके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज मौजूद हैं। बेलेट्रिक्स को जब सीरम देने के बाद वो विजन देखने लगी, तब अचानक वो देखती है कि वो दीवारों के पार चली गई है और उसके ऊपर कई सारे अजीब तरीके के जानवर हमला कर रहे हैं। लेकिन बेलेट्रिक्स के पास जो 3 नई एबिलिटीज थी वो उसका यूज करके सभी से बचते जा रही थी। वो तो बहुत ही कम समय में उन सारे चैलेंजेस को खत्म करके होश में आ जाती है। फोर जब बेलेट्रिक्स के रिजल्ट को देख रहा था तब वो भी चौंक गया और उसे तो अब बेलेट्रिक्स के ऊपर शक हो जाता है। अगले दिन भी मेंटल ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें अलग ही चीजें दिखाई दे रही थी, यानी कि अब फोर और बाकी मेंबर्स को भी शक हो चुका है बेलेट्रिक्स के ऊपर कि उसके पास एक से ज्यादा एबिलिटीज हैं। बेलेट्रिक्स को नहीं समझ रहा था कि वो अपनी एबिलिटीज को कैसे छुपाए, इसीलिए वो डॉक्टर के पास चली जाती है और उनसे कुछ सोल्यूशन मांगती है। लेकिन डॉक्टर ने पहले ही कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भी कुछ समय पहले एक भाई था जो तुम्हारी तरह डाइवर्जेंट होता है। लेकिन जब ये बात कम्युनिटी मेंबर्स को पता चली, तब अगले दिन मुझे मेरे भाई की डेड बॉडी मिली थी, यानी कि किसी अनजान लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। इसीलिए डॉक्टर बेलेट्रिक्स को एडवाइस दे रही थी कि तुम्हें अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अब बेलेट्रिक्स अपने भाई कोलैब के पास आ जाती है कुछ सॉल्यूशन मांगने के लिए, लेकिन कोलैब जो इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप में काम किया करता था, वो बेलेट्रिक्स को कहता है कि यहाँ पर बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप बाकी सारे ग्रुप्स के ऊपर टेक ओवर करना चाहता है। इस बात का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप डाइवर्जेंस को अपने अंदर छुपा कर रख रहे हैं। डाइवर्जेंट वाले लोगों को यहाँ से बाहर निकालकर खत्म करने के ऑर्डर थे, लेकिन कोई भी इसे फॉलो ही नहीं करता। इसीलिए अब टेक्नोलॉजी वाले ग्रुप जो किसी से कुछ नहीं छुपाते थे, वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे ग्रुप्स को अपने अंडर ले लेंगे। बेलेट्रिक्स को अपने भाई और उन लोगों की बातें बिल्कुल नहीं पसंद आती, इसलिए जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी जेन ने उसे देख लिया था। जेन बेलेट्रिक्स को बुलाकर कहती है कि भले ही तुम अपनी फैमिली से अलग हो चुकी हो, लेकिन एक बार अगर तुम किसी ग्रुप में सेलेक्ट हो गई तो तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़ना होगा, और ये नियमों के एकदम खिलाफ है। अब यहाँ बेलेट्रिक्स पता नहीं क्यों ये कह देती है कि मुझे आपके ग्रुप में ज्यादा इंटरेस्ट था, और जो भी आपका ग्रुप कर रहा है मैं उसके साथ हूँ। जेन इससे थोड़ा सा खुश हो गई है। बेलेट्रिक्स जब सारी बातें खत्म करके अपने हेडक्वार्टर की तरफ आ रही होती है, तभी बेलेट्रिक्स के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था जो उसे जान से मारना चाहते थे। बेलेट्रिक्स अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ये लोग तो उसके ही टीम के मेंबर्स हैं। अच्छी बात तो ये हुई कि फोर वहाँ सही समय पर आ गया और उन सभी लोगों को बेलेट्रिक्स से दूर किया। फोर बेलेट्रिक्स को लेकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है। उसने बेलेट्रिक्स को समझाया कि ये सभी लोग तुम पर हमला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम पॉइंट टेबल में आगे बढ़ो।
अगर तुम आगे बढ़ोगी तो वो सब पीछे चले जाएंगे और कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकलना चाहता। बेलेट्रिक्स की जान को खतरा था, इसीलिए फोर बेलेट्रिक्स को आज यहीं रुकने के लिए कहता है। सुबह उठने पर जब बेलेट्रिक्स अपने हेडक्वार्टर के अंदर गई तब पता चला कि कल जिस मेंबर्स ने उनके ऊपर हमला किया उनमें से एक मेंबर ने अपनी जान दे दी है। बेलेट्रिक्स को इस बात से बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फोर बेलेट्रिक्स को समझाता है कि वो आदमी बिल्कुल भी एबिलिटी के लायक नहीं था और उसे पता होता है कि वो कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस बात पर गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेलेट्रिक्स कह रही थी कि शायद मैं भी ये क्लियर ना कर पाऊं, क्योंकि जब सभी लोगों को मेरे डाइवर्जेंट होने के बारे में पता चलेगा तो वो मुझे लेकर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फोर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए फोर बेलेट्रिक्स को अपने कमरे में लेके जाकर ये सिखाने लगता है कि हमारे ग्रुप की तरह रिएक्ट कैसे करना है, जिससे कि वो मेंटल ट्रेनिंग को अच्छे से पार कर ले। फोर ने अपने दिमाग की विजन्स को बेलेट्रिक्स के दिमाग से कनेक्ट कर दिया था, यानी कि अब फोर जो भी एक्सपीरियंस करेगा बेलेट्रिक्स भी उसे देख सकती है। फोर ने अपने विजन्स में वो सारी चीजें सिखाई जिससे कि बेलेट्रिक्स ये नाटक कर सकती थी कि वो डाइवर्जेंट नहीं है। फोर ने ये भी समझाया कि तुम्हारे अंदर कोई कमी होनी चाहिए जिससे कि पता चल सके कि तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। कई घंटों तक वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते ही रहते हैं और अब शायद बेलेट्रिक्स समझ गई थी कि उसे मेंटल ट्रेनिंग में कैसे पास होना है। इतने कम टाइम में बेलेट्रिक्स और फोर एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे, वो तो काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। अब फोर बेलेट्रिक्स को लेकर एक प्लेस पर आ जाता है जहां दूसरे ग्रुप के लोग अजीब तरीके की एक्टिविटीज कर रहे थे। दरअसल फोर बताना चाहता था कि जेन जो कि दूसरे ग्रुप की मेंबर थी वो बाकी सारे ग्रुप्स के ऊपर हमला करने के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। साथ ही साथ उनकी टीम बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा कर रही थी। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स का मेंटल ट्रेनिंग ली जाती थी जो फाइनल होने वाली होती है। बेलेट्रिक्स जो पूरी तरीके से तैयार थी उसे विजन्स में डालकर उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाने लगा, लेकिन बेलेट्रिक्स अपने डाइवर्जेंट होने की प्रॉपर्टीज को छुपाकर सेम टू सेम वही परफॉर्म करने लगी जैसा कि फोर ने उसे सिखाया था। कुछ देर बाद जब रिजल्ट आता है तो बेलेट्रिक्स के साथ बाकी लोगों ने भी उसे पास कर लिया था, यानी कि कम्युनिटी मेंबर्स को नहीं पता चलेगा कि बेलेट्रिक्स डाइवर्जेंट है। अब सारे मेंबर्स के बॉडी में एक चिप लगा दी जाती है जिससे कि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन पता नहीं कैसे बेलेट्रिक्स को ये अंदाजा लग जाता है कि ग्रुप वाले जो मेंबर्स के बॉडी में ये चिप लगा रहे हैं वो कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं बल्कि एक ऐसा डिवाइस था जो उन्हें ग्रुप के आदेशों को फॉलो करने पर मजबूर करता है। बेलेट्रिक्स एक डाइवर्जेंट थी, इसीलिए ये डिवाइस उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो फिर भी बाकी मेंबर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश करती है। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि फोर के ऊपर भी ये डिवाइस काम नहीं कर रहा है। उन दोनों को एक राज के बारे में पता करना था कि ग्रुप आखिरकार चाहता क्या है, इसीलिए वो जेन के हेडक्वार्टर में चले गए पता लगाने के लिए। बेलेट्रिक्स सबसे पहले वहां पहुंचकर अपने मॉम एंड डैड को ढूंढ रही थी कि वो सही सलामत है कि नहीं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि अब सबसे बुरी बात तो ये हो गई कि सोल्जर्स ने उन दोनों को ही पकड़ लिया था, क्योंकि अब जेन को वो सारे रिपोर्ट्स मिल चुके थे जो डॉक्टर ने छुपाए थे और उनसे ये पता चल गया होता है कि बेलेट्रिक्स एक डाइवर्जेंट है। जेन ने तुरंत अपने आदमियों को कह दिया कि तुम बेलेट्रिक्स को जान से मार दो। फोर भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो उसमें नाकामयाब होता है, लेकिन अब उस जगह पर बेलेट्रिक्स की मॉम आ गई थी जो उसे बचाने की कोशिश करती हैं। बेलेट्रिक्स की मदर और फोर ने मिलकर उसकी जान बचाई और दूर लेकर चले गए। उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे फादर एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं जो कोलैप के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तुम्हें उनके पास ही जाकर उनकी मदद लेनी होगी। इसीलिए वो दोनों तुरंत ही बेलेट्रिक्स के फादर की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें कई सारे सोल्जर्स मिलते हैं जिन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया था और उसी फाइट में बेलेट्रिक्स की मॉम की भी जान चली गई, लेकिन फिर भी बेलेट्रिक्स आगे बढ़ते हुए अपने फादर के पास पहुंच जाती है। उसने अपने फादर को सब कुछ बता दिया था कि कैसे जेन अपने ग्रुप और टेक्नोलॉजी का यूज करके बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स को कंट्रोल कर रही है अपने काम के लिए और हमें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर में पहुंचकर डिवाइस को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। बेलेट्रिक्स के फादर और उसकी पूरी टीम निकल पड़े थे जेन के हेडक्वार्टर की तरफ। हालांकि अंदर पहुंचते ही कई सोल्जर्स ने उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बेलेट्रिक्स के फादर उसे आगे जाने के लिए कहते हैं। बेलेट्रिक्स किसी भी तरीके से एक चैम्बर में पहुंची जहां पर फोर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ एक मशीन लगाई गई होती है जो उसकी बॉडी में चेंजेस कर रही थी, लेकिन बेलेट्रिक्स को पता ही नहीं था कि फोर भी अब जेन के कब्जे में है। जैसे ही फोर आजाद हुआ उसने बेलेट्रिक्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो भी पलटवार करती है, लेकिन बेलेट्रिक्स ने एंड में फोर को एहसास दिलाया कि वो दोनों कितना ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे कि फोर होश में आ गया और वहां मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को मारने लगा।
बेलेट्रिक्स अब सीधा हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगी जहाँ जेन मौजूद थी। जेन तो ये सारी चीजें काफी बड़े मजे से देख रही थी, लेकिन अब बेलेट्रिक्स के वहाँ पहुंचते ही जेन काफी ज्यादा डर गई और सिस्टम को लॉक करने के लिए चली जाती है। पर बेलेट्रिक्स जेन को पकड़कर उसके ही डिवाइस को उसके बॉडी में डाल दे रही थी, जिससे कि वो अब जेन को कंट्रोल करके आदेश देती है कि तुम सारे कोड को एकदम डीएक्टिवेट करो, जिससे कि सारे ग्रुप वाले एकदम नॉर्मल हो जाएं। जेन ऐसा ही करती है जिससे कि अब ग्रुप वाले सभी लोग नॉर्मल हो चुके थे। उसने तुरंत ही डिवाइस के अंदर बनाए गए सारे कोड्स को डिलीट कर दिया और हमेशा के लिए डीएक्टिवेट भी कर दिया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इस बात के लिए। 4 को बेलेट्रिक्स के ऊपर गर्व हो रहा था और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।